अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजर हसन। वेलकम आपका स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस एंड हिंद गुरु ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जो क्लासेस देंगे आपको वो लीगल स्टडीज़ के रूप में है, जिसको लीगल एप्टीट्यूड भी कहते हैं। लेकिन जो टॉपिक हम आज डिसाइड कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, तो याद रखिए जो इंडियन पॉलिटी है वो हर एग्ज़ाम में कवर करता है, चाहे वो लॉ हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, एमबीए हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस हो जिसमें पॉलिटी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि जैसे पॉलिटिकल सिस्टम या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंट्रोड्यूस किया उन्होंने 1935 में एक डिमांड रखा। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 आया, जिसमें कि फेडरल कोर्ट की बात कर दी गई, फेडरल बैंक की बात कर दी गई, फेडरल गवर्नेंस सिस्टम की बात कर दी गई। कहा गया कि फेडरल सिस्टम की बात कर दी गई कि लंदन हमारा सेंटर होगा और इंडिया के जो स्टेट्स होंगे, स्टेट्स और प्रिंसी स्टेट्स होंगे, वो फेडरल स्ट्रक्चर्स में आएंगे। तो फेडरल का एक्चुअली मीनिंग कह सकते हैं कि बाउंडेशन होगा स्टेट और सेंटर के बीच में। और इस फेडरल को देखते हुए फेडरल कोर्ट की बात कर दी गई, फेडरल कोर्ट की बात कर दी गई, फेडरल बैंक की बात कर दी गई और फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर दी गई। बट देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसका कोई प्रोविज़न था। फाइनली 1935 में कांग्रेस ने आवाज़ उठाई, कांग्रेस रेज द डिमांड ऑफ देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा खुद का एक लिखित संविधान होना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले इग्नोर किया, कहा कि नहीं इंडियंस, और कह सकते हैं कि जब संविधान फ्रेम किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, अल्लाह का शुक्र है उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडर्स थे हमारे पास, दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव जो एडवाइज़र रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो जितने भी कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स थे जिनका माइंड था एक बड़ा इफ़ेक्टिव हम फ्रेम कर पाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर आप जान सकते हैं कि अगर आपके मिनिस्टर के हाथ पड़ जाए कि भैया आपको संविधान फ्रेम करना है, तो फिर आप समझ सकते थे कि आपका बेड़ा, मतलब देश का बेड़ा किसके हाथ कैसा रहता सिचुएशन। फाइनली 1935 में कांग्रेस ने रेज किया कि वी हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली इस पर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं दिया, लेकिन सडनली 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब इंडियन हमारे सपोर्ट में रहे इस वॉर में, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक छोटी सा टॉफ़ी दिया जिसको बोला गया अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इस अगस्त ऑफर में कुछ प्रोविज़न ऐसा था जो कांग्रेस के लिए अनएक्सेप्टेबल था। तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भैया इस प्रोविज़न पे हम नहीं चल सकते। लेकिन कह सकते हैं कि शुरुआत था अगस्त ऑफर कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांड रख रही थी कि ठीक है अब अपने संविधान को फ्रेम करें। फाइनली आपको पता है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और यूएनओ फ्रेम होता है और एक चार्टर साइन होता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, यूएनओ में, कि अब वर्ल्ड में कहीं भी कोई देश अपना कॉलोनी सेटअप नहीं कर सकता। और ये कन्फर्मेशन हो चुका था कि भारत देश अब आज़ाद हो जाएगा। और भारत देश आज़ाद होते ही फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना एज़ पर कैबिनेट मिशन प्लान। एक प्रोविजनल असेंबली बना था। उस समय आपको पता है कि इलेक्शन होता नहीं था, तो डायरेक्ट इलेक्शन तो था नहीं, तो प्रिंसली स्टेट्स और कुछ रिप्रेजेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने असेंबली फॉर्मेशन किया एज़ पर कैबिनेट मिशन प्लान और उसमें 385 मेंबर्स थे। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर कौन थे? अ पर्सन्स हु वाज जस्ट दे गोइंग टू रिटर्न देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कह सकते हैं खुद का संविधान लिखना रहे, इनको वर्क दिया गया और इसमें कुछ वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी,
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र दिया गया BN राव को, कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया और फ्रेम करने की प्रोसेस स्टार्ट हुआ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली मीटिंग रखी गई। पहला मीटिंग था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिकेम द इंटरिम प्रेसिडेंट, मतलब पहले प्रेसिडेंट नहीं बने, इंटरिम प्रेसिडेंट थे ये। कुछ टाइम के लिए 2 दिनों के लिए प्रेसिडेंट रहे। फाइनली इनको प्रेसिडेंटशिप छोड़ना पड़ा, इनकी तबीयत वगैरह थोड़ा सही नहीं थी। और सेकेंड जो मीटिंग होता है वो होल्ड होता है 11 दिसंबर 1946 में। तो क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन बने, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन फाइनली उसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और जब तक हमारा संविधान फ्रेम हुआ 26 नवंबर 1949 तक, उस वक्त तक कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कंप्लीट हुआ एंड टाइम टेकन 2 years 11 months and 18 days। क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम होने में कितना वक्त लग गया, तो टोटल वक्त लगा 2 years 11 months and 18 days कंप्लीट हुआ। बट इस डेट को हमने अडॉप्ट कर लिया। हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। लेकिन फाइनली जितने में मेंबर्स थे सब ने इस पर साइन किया और इसको अडॉप्ट कर लिया। बट ये कॉमेंसमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को कॉमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ क्वेश्चन कहते हैं कि सर ये 2 महीने बाद क्यों अडॉप्ट किया गया, संविधान तो फ्रेम हो चुका था नवंबर में, तो 2 महीना क्यों वेट हुआ। देखिए याद रखिएगा, लाहौर कॉन्फ्रेंस हुआ था 1929 में एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और नेहरू ने फर्स्ट टाइम बात रखी पूर्ण स्वराज की, कहा कि 26 जनवरी 1930 को हम लाहौर में मनाएंगे पूर्ण स्वराज, कह सकते फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, सेलिब्रेट फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। और पूर्ण स्वराज की बात कर दी गई। नेहरू ने अपना तिरंगा भी बनाया और पहला इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। और नेहरू ने सेलिब्रेट किया और एवरी ईयर 26 जनवरी को जस्ट नेहरू सेलिब्रेट करते आए अपना इंडिपेंडेंस डे। और हमने इस इंडिपेंडेंस डे को कन्वर्ट कर लिया है रिपब्लिक डे में, है ना। तो हम इसको रिपब्लिक डे भी कहते हैं 26 जनवरी को। अब कुछ बच्चे को क्वेश्चन होता है कि सर ये रिपब्लिक वर्ड का मतलब एक्चुअल होता है क्या, बहुत बच्चों को पता ही नहीं, मिठाई खा लेते हैं रिपब्लिक डे पे। बट रिपब्लिक डे का एक्चुअल मीनिंग होता है रूल बाय द पीपल, गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल, नो एनी सुप्रीम पावर डोमिनेट इंडिया। कोई विदेशी हुकूमत हमारे पर हुक्म नहीं कर रही है, भारत जनता रूल कर रही है। सो इट्स कॉल्ड रिपब्लिक, मीन्स रूल बाय द पीपल। नेक्स्ट आ जाइए, आर्टिकल्स जो बनके हमारे सामने आया फ्रेम होने के बाद। तो याद रखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ उस समय हमारे पास जो आर्टिकल आए वो आर्टिकल आए 395 आर्टिकल्स थे, उसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 8 शेड्यूल बनाए गए। तो क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। ठीक है, अभी करंट में जितना होगा वो करंट अफेयर्स हम कराएंगे, अपडेट करा देंगे आर्टिकल्स को। बट आपको याद रखना है कि अभी हमारे पास 12 शेड्यूल है। नेक्स्ट आइए, हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किए थे तो हर देश से कुछ ना कुछ हम टेक ओवर करके अपने संविधान में हमने इसको डाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एरियाज हम कह सकते हैं कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से और यूके से हमने क्या क्या टेक ओवर किया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है रूल ऑफ लॉ। देश का हर सिस्टम, हर प्रोसीजर जो रूल सिस्टम है वो एक रूल के तहत बनेगा। आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको किस साइड चलना है, नहीं चलना है, आपका क्या एग्रीमेंट होगा, किससे क्या एग्रीमेंट होगा, सारा सिस्टम जैसे कैसे होगा, रूल के हिसाब से होगा, रूल एंड लॉ के हिसाब से होगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ली गई है ब्रिटेन से, वो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। एक होता है यूनिकैमरल, एक होता है बाई कैमरल।
बाईकैमरल में आपके पास 2 सदन होंगे, वी हैव 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आपके पार्लियामेंट में 2 हाउस होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो सर ये यूनिकैमरल का मतलब क्या हुआ? यूनिकैमरल मतलब एक हाउस। याद रखिएगा, यूनिकैमरल को उस देश में अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हो रहा है, जैसे इस्लामिक लॉ कंट्रीज़ आप कह सकते हैं, इस्लामिक लॉ है, वहाँ पे कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर चल जाता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, मल्टी कल्चर्स है, मल्टी रिलीजन्स है, अलग अलग जगह के लोग हैं, तो यहाँ पे बाईकैमरल इसलिए ज़रूरी है कि किसी बिल को 2 बार पढ़ा जाए, एक बार लोकसभा से पास हो, दूसरी बार राज्यसभा से पास हो, और बिल में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको पूरा किया जा सके। इसलिए कोई भी बिल को पास करने के लिए अगर 2 लोगों, कहते हैं 2 लोगों से सहमति ले लो, तो बस वही बात है कि 2 हाउस होगा हमारे पास, एक होगा लोकसभा और दूसरा होगा राज्यसभा। लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, और इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं राज्यसभा को, और राज्यसभा को जो है हम कह सकते हैं अपर हाउस भी। तो अब क्वेश्चन है कि सर लोकसभा को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य को चुनता है गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल, जनता से चुनती है। राज्यसभा को कौन चुनता है? तो राज्यसभा के जो मेंबर्स अपर हाउस है, क्योंकि हमने चुना एमएलए को और एमएलए ने चुन दिया राज्यसभा के मेंबर्स को, इसलिए इसको हम अपर हाउस कहते हैं। तो लोकसभा को लोअर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने डायरेक्टली लोकसभा के मेंबर को चुन लिया। राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहते हैं? हमने चुना एमएलए को और एमएलए ने चुन दिया राज्यसभा के मेंबर को, इसलिए इसको हम अपर हाउस कहते हैं। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन अक्सर बच्चों से पूछता रहता हूँ कि बताइए, जो प्राइम मिनिस्टर जो पीएम बनता है वो लोकसभा से हो कि राज्यसभा से हो? जाहिर सी बात है सर, लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तो सरकार तो लोकसभा से ही बनेगा, बहुत जरूरी है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की बात होती है, तो उस पोस्ट के लिए जो पर्सनैलिटी एलिजिबल है, वाकई सक्सेस है, वो लोकसभा से हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। तो लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब, एग्जाम्पल मैं आपसे दे दूँ, इंदिरा गांधी शी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड शी वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द राज्यसभा। मनमोहन सिंह 2 बार बने हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मनमोहन सिंह लोकसभा के सीट से जीत कर नहीं आए थे, वो राज्यसभा से लिए गए थे। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर आप प्राइम मिनिस्टर जिसको अगर पीएम के पोस्ट के लिए जो एलिजिबल है, वो लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं लोकसभा की सीटें। तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 552 ओरिजिनली, बट जो गवर्नमेंट इलेक्शन हमें पर हुआ है वो 545 पे हुआ है। राज्यसभा की सीटें 250 है, बट एक्चुअली अभी 245 सीटें पे इलेक्शन हो सकता है। तो सर ये सीटें 552 का मतलब क्या हुआ? इसको फ्रीज कर दिया गया है 2026 तक कि लोकसभा की सीट ज़्यादा ना हो जाए, है ना, कम हो सकता है बट ज़्यादा ना हो सकता। 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज अपने फ़ायदे के हिसाब से सीट को बढ़ा ना ले, है ना, इसलिए इसको फ्रीज कर दिया गया 2026 तक कि इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूके से और क्या क्या लिया गया। तो यूके से हमने कुछ चीज़ें और ले रखा है, बाईकैमरल के बाद हमने यूके से ले रखा है पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हमने ले रखा है यूके से, और हमने क्या ले रखा है, हमने ले रखा है यूके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, एक नागरिकता, है ना। भारत में जो नागरिकता है, कश्मीर के लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि मैं भारतीय हूँ और मैं कश्मीरी हूँ और मैं भारतीय कश्मीरी हूँ, बट भारत में जितने भी स्टेट हैं सबको एक सिंगल सिटीजनशिप का ऑप्शन दिया गया है कि वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, और हमने लिया है ऑफिस ऑफ AGI, सॉरी ऑफिस ऑफ कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी है, ये भी हमने कहाँ से ले रखा है, ये भी हमने ले रखा है आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है ना। स्पीकर ऑफ लोकसभा भी हमने ले रखा है। तो याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने यहाँ से ले रखा है, डिस्कस कर लें। अब हम देखते हैं कि हमने अमेरिका से, US से क्या क्या ले रखा है। US से हमने ले रखा है, US से हमने ले रखा है, US से हमने ले रखा है द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है, जो राष्ट्रपति होगा वो नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव हेड होगा राज्य का।
देश का पहला नागरिक भी कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, सिटीजन फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो लिया है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिए क्वेश्चन है कि सर वर्ल्ड में कौन सा देश पहली बार अपने संविधान को एक रिटन स्क्रिप्ट में डाला? तो सबसे पहला नाम आता है यूएस का, है ना। तो यूएस पहला कंट्री है जो कॉन्स्टिट्यूशन को, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। अब आइए उसके बाद जुडिशल सिस्टम, मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है वो भी हमने कहाँ से ले रखा है? तो जुडिशल सिस्टम भी हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी हमने ले रखा है अमेरिका से, यूएस से ले रखा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। याद रखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फंडामेंटल राइट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको 4-5 आर्टिकल्स जो है इसमें याद ही होना चाहिए। मैं वो आर्टिकल्स लिख भी दे रहा हूँ। आपको आर्टिकल 14 पता होना चाहिए, आपको आर्टिकल 15 पता होना चाहिए, आर्टिकल 16 पता होना चाहिए, आर्टिकल 17 पता होना चाहिए, आर्टिकल 19 पता होना चाहिए। 19 के बाद 21 और 21A। अगर आप माइनॉरिटीज़ के अंदर में आते हैं तो आपको आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो 32 है। इसको अभी हम 2 मिनट में डिस्कस कर देते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है फंडामेंटल राइट्स का? आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून सबके लिए बराबर है और सबको बराबर प्रोटेक्शन देगा। अगर कोई इकोनॉमिकल वीक भी है तो जज उसको एडवोकेट प्रोवाइड कराएगा, भारत सरकार देगी उसको। मतलब कानून सबको बराबर ऑप्शन देगा, है ना, रूल। तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आइए आर्टिकल 15 को हम देख लें एक बार। आर्टिकल 15 कहता है स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ओनली द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। अब जैसे कि एनआरसी का मुद्दा चला तो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया कि नहीं ये फंडामेंटल राइट का वॉलेशन है। अब क्वेश्चन था पेपर में आया था कि सर कौन सा आर्टिकल का वॉलेशन हो गया? यहाँ पे आर्टिकल 15 का वॉलेशन हो गया। कैसे? स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ओनली द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। हमने क्या कर दिया एनआरसी में कि भाई मुस्लिम्स को छोड़कर बाकी लोगों को नागरिकता दे देंगे हम। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट का वॉलेशन था। तो स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ओनली द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे भेद भाव नहीं कर सकता। सेंटर मतलब स्टेट भी और सेंटर भी। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पे अम्बेडकर ने कहा कि नहीं कुछ डिप्रेस क्लास के भी लोग हैं, तो कुछ SC और ST क्लास के भी लोग हैं, तो इसके लिए 16B का कॉन्सेप्ट दिया। कुछ OBC के लोग हैं तो 16C का कॉन्सेप्ट दिया। अभी रिसेंटली इसमें 16D ऐड किया गया है कि 15% सीट रिजर्व होगा किन के लिए? EWA, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। तो 15% सीट 16D में आया है कि 15% सीट रिजर्व होगा EWS के लिए। इसको ऐड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और आर्टिकल 19 आपका राइट टू फ्रीडम है, जो 6 बेसिक राइट्स है, जो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल 21 है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नो वन कैन टेक योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपका कोई लाइफ, इवन आप खुद की भी लाइफ नहीं ले सकते, ये भी राइट्स है। तो नो वन कैन टेक योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 कहता है कि अगर कोई किसी का लाइफ थ्रेटिंग है तो आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन देता है। और याद रखिएगा इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 कभी सस्पेंड नहीं होता है। और आर्टिकल 21 बड़ा खूबसूरत तरीके से फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। लाइफ है और लाइफ के साथ जोड़ा गया 21A ऐड किया गया। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा फ्रेम किया गया। एक तरफ कहते हैं ज़िंदगी, और ज़िंदगी के लिए लाइफ बहुत, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जोड़ दो तो 21A कर दिया गया, बड़ा अच्छा बनाया गया। उसके बाद 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर है। 29 कहता है कि स्क्रिप्ट कल्चर्स को प्रोटेक्शन देने की बात करता है, और 30 कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रन भी कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं।
ये था फंडामेंटल राइट। अब इस राइट को प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 32। याद रखिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वन कैन मूव डायरेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा को नॉक कर सकते हैं। और अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को कहा था, आर्टिकल 32 को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट जस्ट लाइक अ वॉल के तहत खड़ा जाता है। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन करता है तो आर्टिकल 32 प्रोटेक्शन देता है कि वन कैन डायरेक्ट मूव टू सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो याद रखिएगा, हर पेपर में आर्टिकल 32 से क्वेश्चन होता है। अम्बेडकर ने डिस्क्राइब किया था कि आर्टिकल 32 इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं इसको। नेक्स्ट, जुडिशरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात करते हैं, है ना। अभी हमारे पास 34 जजेस हैं, एक CGI और 33 अदर जजेस हैं। और ये भी हमने कहाँ से ले रखा है? ये भी हमने ले रखा है USS से। प्रीएम्बल बड़ी इंपॉर्टेंट। प्रीएम्बल जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, है ना। सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट सो मच इंपॉर्टेंट पार्ट। एक बार अमेंडमेंट हुआ है, द वर्ड सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी इसमें ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को प्रीएम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट की बात नहीं कर दी गई। कहा गया कि नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट सो मच इंपॉर्टेंट पार्ट प्रीएम्बल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। AGI जो हमने लिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी हमने कहाँ से ले रखा है? USS से ले रखा है। और AGI क्या है? याद रखिएगा, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। देश का सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और एक ऐसा पर्सनालिटी है, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ना ये लोकसभा के मेंबर होंगे ना राज्यसभा के मेंबर होंगे, लेकिन अ पर्सन्स हैव अ राइट टू सिट इन द पार्लियामेंट एंड पर्सन्स हैव अ राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट में बैठ भी सकता है और पार्लियामेंट में बोल भी सकता है। प्रेसिडेंट को ये सजेस्ट कर सकता है लीगल मैटर्स पे। और इवन सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कोई मतलब कोई पार्लियामेंट से ऐसा बिल पास हो गया हो और किसी ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया हो, तो एज अ एडवोकेट के रूप में कौन जाएगा? तो एडवोकेट के रूप में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जो गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए। आई होप आपको सोर्स समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे का सोर्सेज को भी डिस्कस करूंगा। मैं भी उसके बाद फिर अदर लेक्चर्स को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को मैं डिड्यूस करूंगा। क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से आप फ्रेम करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं। याद रखिए, पढ़ने से नहीं, पढ़ने के बाद समझना है। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे हम। जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे आपसे क्वेश्चन बनने लगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट क्लास मेरा होगा, बाकी हम इसमें सोर्स की बात करेंगे, उसके बाद पार्ट 1 की बात करेंगे द यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी, उसके बाद पार्ट 2 की बात करेंगे द सिटीजनशिप, और उसके फाइनली पार्ट 3 की बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। अस्सलाम वालेकुम।